Hello students, good evening. Welcome to Commerce Room. This is Priya Dhameja here, your educator. तो कैपिटल बजटिंग का हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में अपना काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके मेथड्स, इसके टेक्निक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ करवाते हुए चलूँ, ताकि आप आगे जाके आपको कोई इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारा टॉपिक क्लियर होगा जो हमने पीछे डिस्कस किया है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ टॉपिक छूट गया है जो आपकी बुक्स में अवेलेबल है, मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं करवाया है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो या आप मुझे व्हाट्सअप कर देना स्टूडेंट्स। तो डिस्कस कर रहे हैं हमारे मेथड्स। इससे पहले ये देख लो, ये इवैल्यूएशन टेक्निक्स है। इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहली है हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्निक्स और दूसरी है हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स है, या इसको टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स भी बोला जाता है। ठीक है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स है ना जो आपकी, ये पहले यूज होती थी। इसमें टाइम फैक्टर ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ना कंसिडर नहीं किया गया है। ठीक है। तो कुछ ये जो है एक इम्प्रूव्ड मेथड है जिसमें लिया गया है टाइम वैल्यू को। ठीक है। और ये आपके नए मेथड्स हैं जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया गया है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। कहीं पे प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता, तो साथ के साथ आप मुझे अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पीबी मेथड, दैट इज अवर पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड क्या है? पे बैक पीरियड मेथड में टाइम की लेंथ देखते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, ठीक है, और वहाँ से हमें जो रिटर्न है, मान लो मैंने 1 लाख रुपीज़ लगाए हैं एक प्रोजेक्ट में मैंने 1 लाख रुपीज़ लगाए हैं, और हर साल मुझे 20,000 की अर्निंग आ रही है। 1 लाख लगा के 20,000 की अर्निंग मुझे आ रही है। 20,000 पहले साल मिल गया, 20,000 दूसरे साल, 20,000 तीसरे साल, इस तरह करते करते मैंने पता कर लिया है मेरी जो 1 लाख की कॉस्ट है वो कितने टाइम में पूरी हो रही है। वो 5 ईयर्स में पूरी हो रही है। तो ये क्या हमारा पे बैक पीरियड मेथड, एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितने टाइम में कवर हो पा रही है। ठीक है। पे बैक पीरियड हमें यही बताता है। सिंपली समझ में आया? ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 5 ईयर्स तक ही चलेगा। आपका प्रोजेक्ट 8 ईयर्स तक भी चल सकता है, 10 ईयर्स तक भी चल सकता है। पहले 5 साल तो आपकी कॉस्ट ही पूरी होनी है। बाकी के जो पिछले साल होंगे, अगर 8 साल तक चलता है तो 3 साल जो आपके बाकी के पिछले होंगे वो आपने अपनी अर्निंग्स करनी है। तो आपकी कॉस्ट कितने टाइम में पूरी हो रही है? आपकी कॉस्ट 5 ईयर्स में पूरी हो रही है। तो ये आपको बताता है पे बैक पीरियड मेथड। तो देखते हैं हमारे पास नोट्स में क्या है। द पे बैक पीरियड इज द लेंथ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। किसी भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को पूरा करने के लिए लेंथ क्या है, टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है उसको रिकवर करने के लिए। पे बैक पीरियड इज गिवन Payback period of a given investment or a project is an important determinant। पहले हमें पता तो हो जितना हमने लगाया है वो कितने टाइम में हमारे पास वापस आ रहा है। अर्निंग्स प्रॉफिट्स की तो बाद की बात है। ठीक है। और जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपको एक ही साल में सब कुछ वापस नहीं मिल जाता है, धीरे धीरे करके आपके पास आएगा। दैट्स वाई इट्स अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। तो जितना लंबा टाइम पीरियड होगा, पे बैक पीरियड का होगा, उतना ही हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है वो डिज़ायरेबल नहीं होगा। ठीक है। तो पे बैक पीरियड का मेन फीचर क्या है इस मेथड का, कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करता है, इग्नोर करता है। इन्होंने बताया कि 5 साल में आपकी पूरी होगी। 20,000 जो हम इस साल अर्न कर रहे हैं, या पहले साल हमने अर्न किया 20,000, अगले साल जो हमें 20,000 मिलेंगे, क्या उसकी वैल्यू सेम होगी? तीसरे साल जो हमें 20,000 मिलेंगे, क्या उसकी वैल्यू सेम होगी? नहीं। ये हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिस्कस किया है ना, पैसे की वैल्यू सेम नहीं रहती है। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करता है, इग्नोर करता है। ठीक है। आई होप इंट्रो पार्ट आपको क्लियर होगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं।
पेबैक पीरियड इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? इनिशियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि हमारी जो हमने पैसा लगाया है उसको रिकवर करने के लिए हमारा कितना टाइम लग रहा है। It is a number of years it would take to get back the initial investment made for a project। ये पेबैक पीरियड है क्या? पेबैक पीरियड नंबर ऑफ ईयर्स है, कितने साल लग रहे हैं जो आपने पैसा शुरू में लगाया किसी प्रोजेक्ट में उसको पूरा करने के लिए। Therefore, as a technique of capital budgeting, payback period will be used to compare the projects and drive the number of years take to get back the initial investment। ये कैपिटल बजटिंग की टेक्निक है जिससे हमें ये पता चलता है कि कितने टाइम में हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो वापस आ रहा है। तो जितना कम टाइम होगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। लीस्ट नंबर ऑफ ईयर यूजली इज सिलेक्टेड। अब जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी आपको, किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कोई पूरा होने में कितना टाइम लग रहा है? 20 ईयर्स लग रहे हैं। 20 साल तक खाली आपके अपनी कॉस्ट पूरी करते जा रहे हो, कमाओगे कब, अर्न कब करोगे? 20 साल के बाद। इतना लंबा किसने देखा है? ठीक है, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो कम ही होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो इस पेबैक पीरियड मेथड के साइलेंट फीचर्स क्या है? सिंपल है, कैलकुलेशंस में कुछ भी नहीं करना। पेबैक पीरियड का मेथड का फॉर्मूला क्या है? जितना आपका आउटफ्लो हुआ है प्रोजेक्ट में ओवर एनुअल कैश इनफ्लो, जितना एक एक साल में आपके पास आ रहा है पैसा उसको डिवाइड कर दो। सिंपल सिंपल है कैलकुलेशंस में, पहली बात। दूसरी बात, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। ऑल अदर टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग कंसिडर द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बाकी के सारे मेथड्स कंसिडर करते हैं, ये नहीं करता है। ये रुपी वैल्यू को कंसिडर नहीं करता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब है? ये हमने पहले दिन डिस्कस किया था कि जो आपकी रुपी आज आपके हाथ में है ना, टुडे आज आपके हाथ में है, मोर वैल्यूएबल है देन टुमारो। कल जो आपको मिलेगा उसके कंपैरिजन आज की वैल्यू ज़्यादा है। सो अदर टेक्निक डिस्काउंट द फ्यूचर इनफ्लोज एंड अराइव्स एट द डिस्काउंट इनफ्लो। बाकी की जितने भी मेथड्स हैं उसमें डिस्काउंट किया जाता है इनफ्लो को और डिस्काउंटेड किया जाता है और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है डिसाइड करने में कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। इसमें कोई और क्राइटेरिया नहीं है। सिंपली जितना मैनेजमेंट में सोचा है, टारगेट बनाया है कि 5 साल तक या 3 साल तक, मान लो हमने टारगेट बनाया, मैनेजमेंट ने बताया कि 7 ईयर तक कॉस्ट पूरी होगी, पेबैक पीरियड हमें बता रहा है कि 5 ईयर तक कंप्लीट हो रही है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये 10 ईयर 15 ईयर बता रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल, इसमें डिसीजन लेना इजी है। ठीक है, तो किसी सिंगल प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन के लिए पेबैक पीरियड को अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन इसका मेजर ड्रॉबैक यही है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है। इट इज अडॉप्टेड इफ इट पेज बैक इटसेल्फ विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड बाय द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट के द्वारा जो स्पेसिफाई किया गया है उसके अंदर अंदर ये कवर करता है तो हम इसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम इसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, अभी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना पैसा आपने लगाया है ओवर कैश इनफ्लो पर पीरियड पर ईयर, जितना भी आपके पास हर साल पैसे आ रहे हैं उसको डिवाइड करना है। हमारे एग्जांपल में हमने क्या लिया था? 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया और 20,000 हर साल हमारे पास आ रहा है, तो जिससे हमने कैलकुलेट किया 5 ईयर्स। ओके, क्लियर होगा यहाँ तक? इसका डिसीजन रूल क्या है? एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट ओनली इफ इट्स पेबैक पीरियड इज लेस देन द टारगेट पेबैक पीरियड। जितना आपका टारगेट है उससे कम होना चाहिए, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल, क्लियर यहाँ तक? एडवांटेजेस इसके यही है, इजी है। ठीक है, बाइज टूवर्ड्स अ लिक्विडिटी, क्विक इवैल्यूएशन है, एडजस्ट करता है लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज को अनसर्टेनिटी के साथ। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस जिसके मेन यही है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है। उसका क्या?
जो हमने बाद में कमाया। अभी अभी हमने हमारे एग्जाम्पल में कहा था ना कि आपके 5 years में 1 लाख रुपीज़ पूरे होके आ रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो 8 साल तक चलने वाला है भैया। तो बाकी के जो 3 साल के प्रॉफिट्स हैं उसका हिसाब कौन बताएगा? ये उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, पोस्ट जो पे बैक पीरियड है उसके बारे में कंसिडर नहीं करता है। बाइज्ड अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ये सही नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये कहाँ कॉमनली यूज होता है? जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, स्मॉल है। मेरिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर ऑब्वियस, सो मोर फॉर्मल एनालिसिस इज अननेसेसरी। प्रोजेक्ट के फ़ायदे ज़्यादा दिख रहे हैं तो इसलिए फॉर्मल एनालिसिस इतना ज़रूरी नहीं है। सिंपल छोटा सा प्रोजेक्ट है हमारा, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे ये पूरा अप्लाई हो सकता है। पे बैक पीरियड इन शॉर्ट कर लेते हैं। पे बैक पीरियड क्या है? टाइम पीरियड नीडेड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर आप पे बैक पीरियड के बारे में मेथड के पूरे के बारे में 2-3 लाइनों में बात करें तो क्या है पे बैक पीरियड मेथड? कितना टाइम नीडेड है आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। इफ द पे बैक पीरियड इज ऑफ एन एक्सेप्टेबल लेंथ ऑफ द टाइम टू द फर्म, द प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड। अगर फर्म को सही लगता है, लेंथ एक्सेप्टेबल है, 5 साल है, कोई बात नहीं, तो सिलेक्ट कर लेंगे। जितना आपने टारगेट बनाया है उससे कम है तो सिलेक्ट कर लेंगे। व्हेन कंपेयरिंग 2 और मोर प्रोजेक्ट्स, द प्रोजेक्ट्स विद द शॉर्टर पे बैक पीरियड्स रेफर्ड। जब आप 2 प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हो जिसका पे बैक पीरियड छोटा होगा, हम उसी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हो रही है, बहुत जल्दी पूरी हो रही है, तो फिर हम उसी को प्रेफर करेंगे ना। एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट शुड मीट द टारगेट पे बैक पीरियड। जो आपका छोटा वाला भी होगा ना, वो भी टारगेट पे बैक पीरियड को मीट करता होना चाहिए, जो मैनेजमेंट में स्पेसिफाई किया है, जो हमने पहले से एडवांस में सेट करके रखा है, उसको मीट करता होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं हम हमारे सेकंड मेथड के ऊपर, जो कि थोड़े से इम्प्रूव्ड है पे बैक पीरियड मेथड के ऊपर। ठीक है, जिसको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी कहा जाता है। देखो, जो भी ड्रॉबैक थे ना पे बैक पीरियड के, ये सारे इसने कंसिडर कर लिए हैं। जो बीकॉम स्टूडेंट्स हैं, जो बुक्स आपको लगवाई गई हैं, उसमें आपका सेकंड हेड बनता है इम्प्रूवमेंट्स इन द ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड मेथड, जिसमें सबसे पहले आपको पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो बाद में प्रॉफिट्स होते हैं उसका क्या करते हैं। देन आपको बताया गया है पे बैक रेसिप्रोकल मेथड एंड देन पोस्ट पे बैक पीरियड मेथड, ये थ्योरी पोर्शन है। देन आपको बताया गया है मेन डिस्काउंटेड पे बैक मेथड। ठीक है, तो डिस्काउंटेड पे बैक मेथड क्या है? मैंने आपको जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बताया था कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको क्या समझाया था? जब आप कंपाउंडिंग करते हैं, आप आगे की ओर जा रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की ओर जा रहे हैं। जब आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है, आप फ्यूचर वैल्यू की ओर जा रहे हैं, तो आप क्या करते हो? आप कंपाउंडिंग करते हो। जब आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की ओर आ रहे हो, तो आप क्या करते हो? आप डिस्काउंटिंग करते हो। अब यहाँ पे वर्ड डिस्काउंटेड हुआ ना यूज़, तो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना है हमने। ये मॉडिफाइड मेथड है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ पे बैक मेथड। ये कैलकुलेट करता है टाइम को इट टेक्स टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द करंट और डिस्काउंटेड करेंसी। मतलब जो आपकी करंट वैल्यू है करेंसी की, उसके ऊपर ये इसको कैलकुलेट करता है। डिस्काउंटेड पे बैक मेथड रिकॉग्नाइज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बताता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। हाउएवर इट डजंट रिकॉग्नाइज द कैश रिटर्न्स इन एक्सेस ऑफ द कैलकुलेटेड पे बैक पीरियड। ये उसके बारे में बात नहीं करता जो कि एक्सेस आपको रिटर्न आया है पे बैक पीरियड के बाद। ठीक है, ये खाली आपको डिस्काउंट के बारे में बताता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इसने कंसिडर किया है। आप एक बार ये मेथड करो, जो बाकी के आपके बुक में दिए हुए मैं आपको वो भी करवा दूंगी। अंडर दिस मेथड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश आउटफ्लो, देखो क्या बात कर रहे हैं, इस मेथड के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
ऑल द कैश आउटफ्लोज, जितना पैसा जा रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू एंड इनफ्लोज आर कंप्यूटेड एट अ एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। एक डिस्काउंट रेट के ऊपर क्या किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है, फैक्टर लगाया जाता है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इज नोन एज डिस्काउंट एंड पेबैक पीरियड मेथड। सॉरी, पेबैक पीरियड मेथड नहीं। जब आपकी कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जब ये इक्वल हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट एंड पेबैक पीरियड। द प्रोजेक्ट विच गिव्स अ शॉर्टर डिस्काउंट एंड पेबैक पीरियड इज एक्सेप्टेड। जो छोटा होगा उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, दिखाते हैं, हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये डिस्काउंट एंड पेबैक पीरियड का है। इसमें आपको बताया गया है कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 43,000 है। ओके, 5 साल का प्रोजेक्ट एक बार आपको बताया गया, 5 साल की इंफॉर्मेशन दी गई है, इनफ्लोज आपको दिए गए हैं। इनफ्लोज जो आपके पास इस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा आ रहा है, आएगा इनफ्लोज। अभी पहले साल आया 12,000, दूसरे साल 14,000 आएगा, तीसरे साल 16,000 आएगा, फोर्थ ईयर आपके पास 15,000 आएगा, फिफ्थ ईयर आपके पास 14,000 आएगा। ये बताया अभी आएगा। तो अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। हमने आज की डेट में इसकी वैल्यू पता करनी है क्या है, जो आने वाले 5 साल है, जब वो 14,000 हमें मिलेंगे तो उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, जोन सी वैल्यू निकालनी होती है ना, हम उसी का फैक्टर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर लेंगे। ओके, 10% है आपका। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड होते हैं, गिवन होते हैं आपको, आपके पास बुक में टेबल भी दिए होंगे पीछे। ये मैंने आपको, ये वैल्यूज आती कैसे है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखा दिए थे कैसे आती है। तो देख लेते हैं कैसे करना है। ये पहले आपके पास इनफ्लोज है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी प्रोवाइडेड है। ए और बी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो ना, फिर इसकी फैक्टर को इनफ्लोज के साथ मल्टीप्लाई करो। 12,000 जो अगले साल की, पहले साल की, जब प्रोजेक्ट शुरू होगा पहले साल जो 12,000 आएगा उसकी आज की डेट में वैल्यू कितनी है, 10,908। फिर इसी तरह से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जब फिफ्थ ईयर का 14,000 हमें मिलेगा उसकी आज की डेट में वैल्यू कितनी है, 8,694 रुपीज़। ओके, इसको क्या कर लेंगे, क्यूमुलेट कर लेंगे। क्यूमुलेट में सबसे पहले वही वैसे वैल्यू आ जाएगी, फिर नेक्स्ट के साथ ऐड करते जाना है, हमने ऐड ऑन करते जाना है। ये तो आपको पता होगा ना, स्टार्ट में करते होगे आप। चलो क्यूमुलेट कर लिया। अब देखो हमारी कॉस्ट कितनी है, 43,000। 43,000 कहाँ पे कवर हो रहा है, 43,000 इन दोनों के बीच में हो रहा है, यहीं कहीं लाई करता है। ये 34,000 समथिंग है, ये 44,000 समथिंग है, तो इसके बीच में 43,000 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 3 ईयर्स, 3 साल तो है ही है, जहाँ पे हमारा 34,000 समथिंग रिकवर हो रहा है। ठीक है, 3 ईयर हमने ये ले लिए, बाकी के कुछ टाइम पीरियड ऊपर लेना है, तो वो आप कैसे निकालोगे। 43,000 में से आपके पास 34,488 रुपीज़ तो रिकवर हो गए। बाकी आपके पास कितना बचा, बाकी आपके पास बचा 8,512। ये पैसे आपने कहाँ से लेने हैं, आपने जो आपका एक्स्ट्रा है, ऊपर की है अमाउंट, ऊपर का बैलेंस है, वहाँ से आपने लेने हैं। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस ले लो। 3,488 माइनस 4,4,733। ठीक है, तो वो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 10,245। ओके, जिस तरह से ये माइनस किया है ना,
43,000 में से ये वाली अमाउंट माइनस करी है, उसी तरह से आपको इन दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10,245। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड मेथड, दैट इज योर डिस्काउंट एंड पे बैक पीरियड मेथड। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड मेथड के ऊपर, दैट इज अवर रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, इसको दूसरा नाम इसका क्या है, अकाउंटिंग रेट। अकाउंटिंग रेट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मेथड है ये कंसिडर करता है अर्निंग्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर द होल लाइफ। जितने साल भी प्रोजेक्ट चलेगा उसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग को ये क्या करता है, कंसिडर करता है। ठीक है, इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, क्योंकि ये जो प्रॉफिट लेता है ना, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे प्रॉफिट लेता है। प्रॉफिट कौन सा लेता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ये इनफ्लोज को नहीं लेता, इनफ्लोज को नहीं लेता, ये किसको लेता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। जो NTA-UGC नेट के स्टूडेंट्स हैं जो इस टॉपिक को, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। जो बीकॉम स्टूडेंट्स हैं उनको भी अगर आगे नेट करना है तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जो आपकी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको रैंक किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ अर्निंग्स। रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर उनको क्या कर दिया जाएगा, रैंक कर दिया जाएगा। जिस प्रोजेक्ट का हायर रेट ऑफ रिटर्न होगा उसको दूसरे के साथ कंपेयर किया जाएगा, लोअर वाले के साथ। तो जो हायर होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो लोअर होगा उसको क्या कर लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेथड है, ये एक्सपेक्टेड अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ओवर द होल लाइफ कंसिडर करता है। इसका दूसरा नाम क्या है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। प्रॉफिट लेता है, दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ये इनफ्लोज को नहीं लेता है। और फिर मैंने आपको क्या बताया, ये रैंक करता है, रैंक देता है। जिसकी हायर रेट ऑफ रिटर्न होगी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, हायर वाले को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट, और जो लोअर वाला होगा उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो एनुअल प्रॉफिट को इसने कंसिडर करना है। ये छोड़ो, आप सीधा यहाँ पे आओ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है आपके एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स। एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स भी लिख सकते हो, एवरेज नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट जो आपने एक प्रोजेक्ट में लगाई हुई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई गेस। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है। एक बेंचमार्क कट ऑफ रेट को यूज़ करता है। ठीक है, जो इन्होंने बताया कि हमने रैंक करने हैं, रेट ऑफ रिटर्न जिसका हायर होगा, हायर को लोअर के साथ वाले प्रोजेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो कितना होगा ये नहीं बताया ना, ये कट ऑफ रेट ले रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन बुक वैल्यूज, नॉट ऑन द कैश फ्लोज। ये कैश इनफ्लोज को और नहीं कंसिडर कर रहा, बुक वैल्यूज और मार्केट वैल्यूज को ले रहा है, क्योंकि जो हमारे नेट प्रॉफिट्स है वो बुक वैल्यूज और मार्केट वैल्यूज को सारी बैलेंस शीट वगैरह बना के हम अपना नेट प्रॉफिट्स वगैरह निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सारा वही। ठीक है, बैलेंस शीट नहीं, नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो ये उसके बेसिस पे लेता है। ये फ्लोज कैश इनफ्लोज को नहीं लेता है। एडवांटेजेस इसके यही है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है जो कि यूजुअली अवेलेबल होती है और इजी टू कैलकुलेट है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो
बाकी का हम कल करते हैं। मैं ऐसा करूँगी, आपको इस टॉपिक के ऊपर 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दूँगी ताकि आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लेसन्स को, लेक्चर्स को, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। आगे हम कल बात करेंगे, एक तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे और डिस्काउंट एंड कैश फ्लो के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।